हेलो स्टूडेंट्स, प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अभी तक हमने उत्तराखंड स्पेशल सीरीज़ में 10 वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट कर चुके हैं और उन 10 वीडियोस के माध्यम से हमने उत्तराखंड का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ साथ उत्तराखंड की जलवायु, उसकी भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड ये सारे ट्यूटोरियल्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल पे हमारे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है उत्तराखंड की मिट्टियाँ। तो उत्तराखंड की मिट्टियों में हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है, बहुत कम चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एक फटाफट हम एक जल्दी से इसको देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं, इससे बहुत ज़्यादा सवाल आपके नहीं आने हैं। तो देख लेते हैं फटाफट जो जो चीज़ें हमने हाईलाइट की सिर्फ वही पढ़ेंगे। मृदा है क्या? मृदा क्या है? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो चट्टानों के विखंडन और वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनी है। ठीक है, अब क्या है, ये किस पर निर्भर करती है? किसी भी क्षेत्र की मृदाएं पैतृक चट्टान, जलवायु दशाएं, ढाल की तीव्रता, वनस्पति और समय पर निर्भर करती हैं। तो ये हमने एक ब्रीफ में देख लिया, मिट्टी के बारे में बताया गया, इसमें एक परिभाषा इसकी देख ली हमने। अब इसमें कितनी प्रकार की मिट्टियाँ हैं? तो एक है भाबर तराई मिट्टी, उसके बाद फिर आता है पर्वतीय एवं छिछली मिट्टियाँ, फिर भूरी, लाल और पीली मिट्टियाँ, उसके बाद उप पर्वतीय मिट्टी और उसके बाद लास्ट में आता है उच्च पर्वतीय चरागाह मैदानों की मिट्टी। तो आइए फटाफट देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हाईलाइटेड पार्ट्स हैं। भाबर तराई मिट्टी में आपको सिर्फ याद रखना है कि ये इस प्रकार की मिट्टी जो है वो उत्तराखंड के पाद प्रदेशों में स्थित तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। भाबर तराई मिट्टी यानी पहाड़ के जो गिरिपाद जो स्थल होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि नदियाँ वहाँ से पहाड़ों के सारे अवसाद को लेकर वहाँ पर जमा करती हैं और बड़ा उपजाऊ क्षेत्र होता है अक्सर ये। तो इसे ही हम भाबर तराई, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को हम भाबर तराई मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या है, असंगठित और मध्यम स्थूल कण वाली होती हैं मिट्टियाँ। ठीक है, इसके अलावा भाबर क्षेत्र की अधिकतर मिट्टियाँ जो है वो कम अम्लीय हैं। तो इसको याद रखिएगा आप कि भाबर क्षेत्र की अधिकांश मिट्टियाँ जो है वो कम अम्लीय होती हैं, अम्लीयता इनमें ज़्यादा नहीं होती है। चूने की मात्रा इनमें बहुत कम होती है, आपको याद रखना है। भाबर तराई में तो अम्लीयता कम होती है, दूसरा चूने की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, पर्वतीय छिछली मिट्टियाँ, इनके बारे में हम देखें, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने को नहीं है। ये शुष्क एवं शीतल रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, पर्वतीय छिछली मिट्टियाँ इन क्षेत्रों में अत्यधिक शुष्कता और वनस्पति आवरण के अभाव तथा भौतिक और रासायनिक अपक्षय के लिए अनुपयुक्त दशाओं के कारण मिट्टी की मोटी परत का विकास नहीं हो पाया है। तो पर्वतीय छिछली मिट्टी हमने देख लिया, यहाँ पर ज़्यादा वनस्पतियाँ भी नहीं पाई जाती हैं और मिट्टी की मोटी परत भी यहाँ नहीं पाई जाती है। ठीक है, जो मिट्टी की मोटी परत नहीं है इसका मतलब उसमें पोषक तत्वों का अभाव है और वहाँ पर वेजिटेशन भी कम पाया जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया पर्वतीय छिछली मिट्टियाँ। अब आते हैं भूरी, लाल एवं पीली मिट्टियाँ। इसमें 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है बलुआ पत्थर, रोल, अभ्रक युक्त स्लेटी बलुआ पत्थर आदि द्वारा टर्शियरी अवसादों से हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसमें नमी को आत्मसात करने की शक्ति अधिक होती है, नमी को आत्मसात करने की इसमें शक्ति ज़्यादा होती है। ये अपेक्षाकृत थोड़ी अधिक उपजाऊ होती है। रंग पता ही आपको, भूरा, लाल और पीला होता है। और विविध रंगों का होने का कारण क्या है? एक तो इसका धरातलीय चट्टानों के अनुरूप होना और वनस्पति के अवशेषों से मिलकर ये बनती है, इसलिए इसमें अलग अलग तरह के विविध प्रकार के रंग पाए जाते हैं, भूरी, लाल और पीली। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, उप पर्वतीय मिट्टी देख लेते हैं। उप पर्वतीय मिट्टी है, इसमें आपको सिर्फ याद रखना है कि ये ऊंचे भूभागों में पाई जाती है सबसे पहले तो। और क्या है, ऊंचे भूभागों में पाई जाती है। दूसरा, ये मिट्टियाँ देवदार, चिरपाइन, स्प्रूस आदि वन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये उप पर्वतीय मिट्टियाँ। ठीक है, इसके अलावा उप पर्वतीय, ठीक है, उसके अलावा उप पर्वतीय मिट्टियों में जीवांश की प्रधानता रहती है, इसमें प्रचुरता से जीवांश पाए जाते हैं उप पर्वतीय मिट्टियों में। उच्च पर्वतीय चरागाह मैदानों की मिट्टी कैसी होती है? ये होती है, आपको याद रखना है, हल्की क्षारीय मिट्टी। ठीक है, तो ये हल्की क्षारीय मिट्टी आप याद रखेंगे, उच्च पर्वतीय चरागाह मैदानों की मिट्टी। उसके बाद क्या है, इसमें कार्बनिक जो तत्व होते हैं, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो होते हैं, मध्यम से उच्च मात्रा में पाया जाता है। तो ये मिट्टी का हो गया, मोटा मोटा हमने देख लिया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं, मुश्किल है कि एक भी क्वेश्चन आपका इससे आए। मेजर आप जो मैंने निशान लगाया सिर्फ उनका नोट्स बनाइएगा, ज़्यादा इसमें देखना नहीं है आपको।
अब आते हैं उत्तराखंड की नदियाँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे सवाल बनने हैं। खासकर आपका सहायक नदियाँ ज़रूर पूछेगा एग्ज़ाम में, आपके 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि ये किस नदी तंत्र की सहायक नदी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं उत्तराखंड की नदियों पर। उत्तराखंड की नदियाँ जो हैं वो किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण हैं। ठीक है, ये नदियाँ हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन का कार्य करती रही हैं। उत्तराखंड राज्य में अनेक नदियों के तंत्र हैं, इनमें से 3 मेजर जो रिवर सिस्टम है हमारे यहाँ कौन कौन सा उत्तराखंड में, वो है यमुना का, दूसरा है गंगा और तीसरा है काली नदी का तंत्र। ठीक है, यमुना नदी का तंत्र हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, उद्गम इसका है बंदर पूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से। तो यमुना नदी का पहले आपको उद्गम याद रखना है, बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद। इसका ग्लेशियर जो है यमुनोत्री ग्लेशियर इसका उद्गम स्थान है। इसकी कुल लंबाई टोटल 1384 किलोमीटर है, यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक इसकी टोटल लंबाई 1384 है। लेकिन अगर प्रदेश में उत्तराखंड राज्य में यमुना नदी की लंबाई की बात करें तो 136 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक है ये? यमुनोत्री से धालीपुर तक। उत्तराखंड में 136 किलोमीटर लंबी है, यमुनोत्री से धालीपुर तक ये बहती है। ओवरऑल 1384 किलोमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, अब यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं एक बार हम फटाफट पढ़ लेते हैं। इसको बाद में याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है, और याद तो इनफैक्ट क्या ही करेंगे हम सारी सहायक नदियाँ। मैं आपको एक ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे एग्जाम में आप एग्जैक्टली किसी भी नदी तंत्र की सहायक नदी को आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, करते हैं इसको। फिलहाल इसको एक बार फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये है ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, कृष्णा गाड, बनाड़ गाड, कमल गाड, खुतुन गाड, बरनी गाड, भद्री गाड, मुर्गा गाड, गडोली गाड, पुज्जार गाड, टोंग आसन। चलिए मैं ट्रिक यहीं पे बता देता हूँ एग्जैक्टली कि अगर यमुना की सहायक नदियाँ आपसे पूछा जाए, 4 ऑप्शन में आपको 4 अलग अलग नाम दे देगा, उसमें से आपको पहचानना होगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, GAD, गाड शब्द। ठीक है, गाड शब्द अगर किसी भी नाम के आगे, शब्द के आगे गाड लगा है और ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है तो तुरंत टिक मार के चले आइएगा आप यमुना। ठीक है, कृष्णा गाड, बनाड़ गाड, कमल गाड, खरतुना गाड, बरनी गाड, ये सारी जिसमें शब्दों में गाड शब्द लगा है वो सारा का सारा क्या होगा? यमुना की सहायक नदी होगी। लेकिन यहाँ पर 2 नदियाँ ऐसी हैं जो ऋषि गंगा और हनुमान गंगा, इनमें गंगा शब्द लगा है। देखिए, गंगा शब्द जो है गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियों में ही है मेजरली। ठीक है, वो सारी जहाँ पर आपको गंगा शब्द लिखे लास्ट में वो समझ जाए कि गंगा नदी तंत्र का है वो। लेकिन उनका 2 अपवाद है। ठीक है, गंगा शब्द जिन भी नदियों के लास्ट में गंगा लगा रहे वो सारी नदियाँ गंगा नदी तंत्र से होंगी, सिर्फ 2 नदियों को छोड़ के। वो कौन सी 2 नदियाँ हैं? तो वो है ऋषि गंगा और हनुमान गंगा। ऋषि गंगा और हनुमान गंगा को छोड़ के जिन नदियों के लास्ट में गंगा शब्द लगा हो वो सारी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा होंगी। सिर्फ 2 अपवाद कौन से हैं? ऋषि और हनुमान। इसके अलावा मैंने यमुना नदी तंत्र का आपको पहचान क्या बताई कि सबके अंत में गाड शब्द लगा होगा। ठीक है, ये शब्द लगा होगा GAD। अगर गाड शब्द कहीं भी आए तो समझ लीजिए यमुना नदी तंत्र से है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती है। ये 4 राज्य आपको याद रखने हैं और एक NCR, दिल्ली NCR। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली NCR, ये 5 राज्य आपके हो गए इंक्लूडिंग दिल्ली NCR। टोंस नदी, ये भी आपको पता है कि यमुना नदी तंत्र का ही हिस्सा है। टोंस नदी का उद्गम स्थान क्या है? उत्तरकाशी में स्थित बंदर पूंछ पर्वत से इसका उद्गम होता है। तो ये लिख लीजिए आप, टोंस नदी उत्तरकाशी में बंदर पूंछ पर्वत से इसका उद्गम होता है। और ये एग्जैक्टली कौन सा ग्लेशियर है जहाँ से निकलती? स्वर्गारोहिणी हिमनद। ये जो ग्लेशियर है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, तो आपकी टोंस नदी वहीं से निकलती है, आपको इसको याद रखना है। स्वर्गारोहिणी हिमनद, स्वर्गारोहिणी हिमनद वो है जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था, स्वर्ग आरोहण यहाँ से किया था पांडवों ने। तो ये आपको याद रखेगा, आपको याद रखना है, उत्तरकाशी में है ये पड़ता। स्वर्गारोहिणी हिमनद टोंस का उद्गम क्षेत्र है।
के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली सुपिन नदी तथा हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से निकलने वाली रूपिन नदी के मिलने से होता है किसका निर्माण होता है? टोंस नदी, जो कुछ दूर तक तमसा नदी के नाम से जानी जाती है। इसकी कुल लंबाई टोंस की कितनी है? 148 किलोमीटर है। ये नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रवाहित होने के पश्चात कालसी और डाक पत्थर के मध्य यमुना नदी में मिल जाती है। तो अंततः ये टोंस नदी किस में आके मिल जाती है? यमुना नदी में, और यमुना नदी तंत्र का हिस्सा हो जाती है। इसका उद्गम स्थान है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। अब आते हैं गंगा नदी तंत्र पे। ठीक है, गंगा नदी तंत्र और काली शारदा नदी तंत्र जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।